प्यारे साथियों नमस्कार। अपने YouTube चैनल जेम स्टडियम केमिस्ट्री पर आज आप लोगों को ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का रूल्स बताने वाला हूँ। लगभग 35 को क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, ठीक 35 को मॉलिक्यूल्स लाया हूँ। यदि आप इस 35 को मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं तो आपको ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साथ में रूल्स भी बताऊंगा आप लोग कैसे बना सकते हैं, अपना से बना सकते हैं आप लोग रूल्स के हिसाब से, ठीक। आप लोग कोई भी मॉलिक्यूल्स देखा आप लोग बना सकते हैं, ठीक। इसके रूल्स के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सभी एग्जाम के लिए देरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। सबसे पहले लूज स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम सबको बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आवश्यक होता है। सबसे पहले कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले एलिमेंट का बैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक। एटम का जानना अत्यंत आवश्यक होता है। एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और डी ब्लॉक का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आवश्यक होता है। तो अब मैं आपको ट्रिक से मैं बताया हूँ, ठीक। यदि आप वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखे हैं, जाकर केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट है उसमें आप लोगों को बताया गया है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप कैसे पहचान सकते हैं, ठीक। और साथ में आप लोग यदि एटम याद नहीं है आप लोगों को पीरियोडिक टेबल, इस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, ठीक, उसको भी आप लोग कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, वो भी बताया गया है। जाकर बिल्कुल ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले अणु में जितने तत्व उपस्थित होता है उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे में जल का दिया हो गया है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का दिया हुआ है जल का, तो आप लोग सबसे पहले एटम का निकालेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक। इसका निकालेंगे, ठीक। उस हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक होता है, ठीक। ऑक्सीजन का कितना होता है, प क न ओ, प क न ओ, ठीक। 13 14 15 16 6 होता है, 6 1 7 1 6 एक। हाइड्रोजन का है दो गो है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है हाइड्रोजन का, तो एक गुना दो, दो हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका हो गया 6, 6 2 8। तो हाइड्रोजन जल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। यदि आप एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचान गए तो मॉलिक्यूल्स का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना जान जाएंगे, ठीक। इसमें मॉलिक्यूल्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताया गया है, इसको अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक। सबसे पहले क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अणु का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक। अणु में जितने तत्व उपस्थित होते हैं उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसके बाद अणु में उपस्थित सभी तत्वों के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे। अणु में जितने तत्व उपस्थित होता है उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उन सभी को जोड़ देंगे, ठीक। फिर अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यदि पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आप लोग, ठीक। यदि अणु में धनायन उपस्थित रहता है तथा उस अणु में जितने धनायन उपस्थित रहता है उस मॉलिक्यूल्स के कुल धनायन को कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटा देंगे, तभी अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक। यदि मानते हैं कि धनायन उपस्थित होता है, जैसे में धनायन उपस्थित होता है, यदि मॉलिक्यूल्स में धनायन उपस्थित में PO3 दिया हुआ है, ठीक, प्लस दिया रहेगा यहाँ पे धनायन, एक धनायन है तो कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 26 आया, तो एक धनायन है तो एक को घटा देंगे 25 आ जाएगा, ठीक। ऐसा ही मॉलिक्यूल्स बताया गया है, ठीक। इसी में अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक। यदि यदि ऋणायन उपस्थित होता है यानी नेगेटिव आयन एनायन उपस्थित रहता है तो उस एनायन को कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे, तभी अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया गया है, यहाँ पे देखिए, जैसे में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, सब सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया गया है। हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक। सल्फर का 6 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का 6 होता है तो इसको हाइड्रोजन कौगो है, हाइड्रोजन कौगो है हाइड्रोजन दो गो है, तो यहाँ पे दो दिया गया है, एक गुना दो। फिर सल्फर कौगो है, सल्फर एक गो है तो 6 गुना एक 6 गो हो गया, दो का। फिर ऑक्सीजन कौगो है, ऑक्सीजन 4 गो है तो 6 गुना 4 100 चौका 24। कुल अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक। इसका कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आ जाए, इसका कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 32 आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आप सीखिएगा, तभी जाके आप लोग लूज डॉट स्ट्रक्चर अच्छा से बना सकते हैं, ठीक।
CO2 का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। कार्बन और ऑक्सीजन एटम है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना होता है। कार्बन कौगो है? कार्बन एक गो है तो 4 गुना 1 4। ऑक्सीजन कौगो है? ऑक्सीजन 2 गो है तो 6 गुना 2 12, 6 दूनी 12। इसको जोड़ेंगे 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। तो अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 हो गया। ठीक, अब नाइट्रेट आयन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। सबसे पहले नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो को एटम है तो दो को एटम का निकालेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। ऑक्सीजन का 6 होता है। नाइट्रोजन कौ गो है? एक गो है तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन कौ गो है? ऑक्सीजन 3 गो है, 3 गो है, 6 तिरका 18, 18 5 23, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 हो गया। अब देखो धनायन, यहाँ पर एनायन दिया गया है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, ये कुछ चार्ज लगा है तो माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, कितने माइनस रहेगा उतने जोड़ेंगे। तो ये को दिया हुआ है तो 23 को, ये को 24 को। तो यहाँ पे देखिए अणु का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 आ गया। अणु में एक ऋणायन उपस्थित है, अतः अणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में जोड़ देंगे तो अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तब अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 23 + 1 24 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? 24 हो जाएगा इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे धनायन दिया गया है, हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है। तो हाइड्रोजन को गो है? 3 गो है तो 1 गुना 3 3। ऑक्सीजन को गो है? ऑक्सीजन 1 गो है तो 6 गुना 1 6 गो हो जाएगा। धनायन कितना है? 1 धनायन है, पूरा जो 6 3 9 हो जाएगा। और धनायन कितना है? 1 गो है तो माइनस करेंगे 1, 9 में से 1 जाएगा 8। अणु में एक धनायन है, अतः अणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटा देंगे तब अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? इसका 8 हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अणु का पहचान में आ गया आप लोगों को। ठीक, सबसे पहले अणु का बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहचानना आना चाहिए। ठीक, ये रूल्स में समझ गए। अब सेकेंड में देखिए क्या कर रहा है। रूल्स ऑफ ए सेलेक्टिंग सेंट्रल एटम, यानी कौन सा सेंट्रल एटम होता है। मतलब हाइड्रोजन में दिया हुआ है, हाइड्रोजन जल में और NH3 अमोनिया में दिया गया है। इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है, इसको पहचानना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक, इस आप लोग कैसे पहचानिएगा, यहाँ पे बताया गया है। किसी अणु में वह परमाणु जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वह सेंट्रल एटम होगा। यानी जिस भी मॉलिक्यूल्स में वह परमाणु, जिस मॉलिक्यूल्स में जितने परमाणु उपस्थित होता है, एटम उपस्थित होता है, उसमें से उस एटम की सबसे कम यानी लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वही सेंट्रल एटम होगा। ठीक, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। कोई भी मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन रहे और फ्लोरीन रहे वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, और किस अणु में वह परमाणु जिसकी विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो वह सेंट्रल एटम होगा। ठीक, समझ गए। और एक और देखिए, किसी अणु में वह एटम सबसे कम संख्या में हो, लेकिन यह पूरे अणु में लागू नहीं हुआ बल्कि कुछ अणु में लागू होता है। यदि कोई एटम दे दिया हुआ है NH3 जैसे मैं NH3 हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ये देखिए NH3 दिया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो एक कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो बच गया कौन? एक नाइट्रोजन बच गया, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया। ठीक, और फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन HF दिया हुआ है, यहाँ पे HF दिया हुआ है, नहीं सॉरी, यहाँ पे फ्लोरीन का लिस्ट, फ्लोरीन दिया गया है, फ्लोरीन IF2 दिया गया है, जिससे में IF2 दिया गया है। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम कौन होगा? तो जानते हैं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। तो आयोडीन होता है, तो आयोडीन हो जाएगा, फ्लोरीन नहीं होता है। ठीक, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कह रहा है किसी अणु में एटम सबसे कम संख्या में हो लेकिन ये पूरे अणु में लागू नहीं होते, वह कुछ अणु में लागू होता है। यानी किसी अणु में सेंट्रल सबसे कम संख्या में हो तो वह सेंट्रल एटम होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कम संख्या में, जैसे में यहाँ पे देखिए, जैसे में दिया हुआ है सल्फेट 2 आयन दिया गया है। ठीक, सल्फेट 2 आयन किसी एटम सबसे कम संख्या में हो वही सेंट्रल एटम होगा। जैसे में ऑक्सीजन 4 गो है और सल्फर 1 गो है तो इस सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, समझ में आया? सल्फर
और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, जैसे में दिया हुआ है NO3 आयन दिया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे कम संख्या में एटम कौन है? ऑक्सीजन तो 3 गो है और नाइट्रोजन 1 गो है, तो सबसे कम संख्या में एक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, और यहाँ पे दिया गया है सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया हुआ है -2। यहाँ पे देखिए 3 गो दिया हुआ है, यहाँ पे अकेला सल्फर है, तो ये हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, आशा करता हूँ कि सेंट्रल एटम की पहचानना संभव हो गया। ठीक, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना आ गया होगा। ठीक, ये अब देखते हैं आगे का क्या दिया है। करा है मोलिक्यूल्स की संरचना में फॉर्मल चार्ज प्रयोग करने हेतु और सूत्र दिया हुआ है, फॉर्मल चार्ज का सूत्र दिया गया है। करा है स्ट्रक्चर एटम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस स्ट्रक्चर एटम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर एटम ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। तो यहाँ पे दिया गया है स्ट्रक्चर एटम ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस स्ट्रक्चर एटम ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस स्ट्रक्चर एटम ऑफ बैलेंस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। ठीक, शॉर्टकट में यहाँ पे दिया गया है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आया तो समझा देते हैं आप लोगों को। ठीक, इसको फॉर्मल चार्ज का उपयोग वहाँ करेंगे जहाँ लूज चार्ज इसको बनाने के बाद यदि फॉर्मल चार्ज यदि आयन के बराबर आ जाता है तो वह लूज और स्ट्रक्चर सही होगा। ठीक, यहाँ पे एक और यहाँ पे सूत्र दिया गया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा 2। ठीक, ये आप लोग मोलिक्यूल्स बनाएंगे ना, उसमें ये काम देगा। ठीक, अंत तक वीडियो देखिए, जरूर देखिएगा, वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे रूल्स देखिए, रूल्स कैसे आप लोग लिस्ट और एक्सटेंशन बना सकते हैं। वहाँ पे सबसे जो काम का चीज़ था वहाँ पे बता दिया गया है। ठीक, अब मेन रूल्स आता है। सबसे पहले अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स का कुल बैलेंस टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स में जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना। ठीक, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मैं बता दिया हूँ। ठीक ठीक, इसलिए कहे हैं कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। फिर सेंट्रल एटम का चयन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे में जल दिया है यहाँ पे इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और ऑक्सीजन का 6 होता है। सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हाइड्रोजन को दिया है, हाइड्रोजन 2 को है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। ऑक्सीजन को है 1 है तो 1 से गुना करेंगे। 2 एकम 2, 6 एकम 6, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 हो गया। 8 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है सेंट्रल एटम का चयन करें। सेंट्रल एटम का चयन करना है तो पता है, आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। ठीक, और सेंट्रल एटम वही होगा जो संख्या में सबसे कम होगा और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी, वही सेंट्रल एटम होगा। ठीक, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? हाइड्रोजन होता ही नहीं है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन होता ही नहीं है, तो कौन हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन बचा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। ठीक, सेंट्रल एटम को पहचानना समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अब कर रहा है केंद्रीय परमाणु को बाहरी परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जोड़े। एकल बंध को एक रेखा से दर्शाया जाता है। प्रत्येक बंध 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। यानी यहाँ पे देखिए जल दिया गया है, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे को एटम है? 2 गो। क्या कर रहा है? केंद्रीय परमाणु को बाहरी परमाणुओं से एकल बंध द्वारा जोड़े। यानी बाहरी परमाणु कौन होगा? यहाँ पे 2 गो हाइड्रोजन दिया है तो बाहरी परमाणु से जोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो। ठीक, अब क्या करेंगे, कर रहा है एक दर्शाना है, तो यहाँ पे ये दर्शाया है, एक रेखा से दर्शाया गया है यहाँ पे। ठीक, फिर प्रत्येक बंध 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक रेखा से दर्शाया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है ये वो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, समझ में आएगा। अब संरचना बनाने में उपयोग की जाने वाले
इलेक्ट्रॉन के अणु के कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाए। यानी यहाँ पे देखेंगे कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 था। कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 था। कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 8 था। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक, यहाँ पे जल का बनाना था हम सबको। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसकी तरफ हाइड्रोजन, इसकी तरफ हाइड्रोजन। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 है। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है कि प्रत्येक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है। ठीक, यहाँ पे गिनेंगे 2 2 4, 2 2 4 हो गया, 2 2 4, 2 और 2 4 तो -4, 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक, अब कह रहा है अब संरचना में उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉन को अणु का कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से घटाएंगे। संरचना बनाने में उपयोग किए जाने पर कुल बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 और 2 4 घटा दिए, 4, 8 में 4 जाएगा, 4 बच गया। अब क्या कर रहा है, शेष बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहरी परमाणु पर रखें ताकि उनका अष्टक पुनः पूर्ण हो जाए। यानी शेष बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बाहरी परमाणु पर रखेंगे। बाहरी परमाणु पर रखेंगे यानी हाइड्रोजन पर रख सकते हैं, यहाँ पे कॉर्नर एटम पर रख सकते हैं। ठीक, ताकि उनका बैलेंस अष्टक पूरा हो जाए। ठीक, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक, मैं बता दूं कि हाइड्रोजन अधिकतम अपने चारों तरफ 2 एटम ही रख सकता है, 2 से ज़्यादा एटम नहीं रख सकता है। ठीक, 2 से ज़्यादा एटम नहीं रख सकता है हाइड्रोजन अपने चारों तरफ, 2 से ज़्यादा एटम नहीं रख सकता है। इस वीडियो में बताया गया क्योंकि आगे भी इसके बारे में बताया गया है। ठीक, यहाँ पे मैं रूल्स के हिसाब से मैं बता रहा था तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन कौन सा एटम अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अधिकतम, कौन सा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा अधिकतम 8 से ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे रूल्स आया है ना, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया था। ठीक, यदि आप इस रूल्स को पूरा ध्यान से देखते हैं तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या कर रहा है, शेष बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहरी परमाणु पर रख के मैं बता दूँ कि हाइड्रोजन अपने चारों तरफ अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मिल गया, आप लोग एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ये तो पूरा हो गया, ये तो पूरा हो गया। ठीक, ये तो पूरा हो गया। तो अब कितना बचा हुआ है, 4 गो। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, लूज स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन परमाणु केवल एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। ठीक, फिर क्या कर रहा है, बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर के रूप में रखे। हमारा यहाँ पे अट नहीं सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर भी अट नहीं सकता है। तो बच गया कौन को, 4 को बचा हुआ था। सॉरी, यहाँ पे बताता हूँ मैं, 4 को बचा हुआ था यहाँ पे हमारे 8 में से 4, 8 में 4 को बच गया था। क्या कर रहा है, यहाँ पे तो लगभग नहीं करेगा, यहाँ तो ये तो ले लिया, ये तो ले लिया। ठीक, ये तो ले लिया, ये अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है। फिर बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर के रूप में रखे। यानी 4 को बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसको लोन पेयर के रूप में रख देंगे। 2 गो इधर हो गया और 2 गो इधर हो गया, 4 गो हो गया, 4 गो हो गया, काम कंप्लीट, बस बन गया लूज स्ट्रक्चर। ठीक, अब इसको फॉर्मल चार्ज से जांचेंगे। ठीक, इसको फॉर्मल चार्ज से जांचेंगे आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक, ठीक, ऐसा ही बनने वाला है। ठीक, यहाँ पे रूल्स देखते रहिए आप लोग। फिर बचे हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय परमाणु लोन पेयर के रूप में रखते हैं, बिंदु से दर्शाए। ठीक, मैं बता दें, यदि नोट में यदि अणु के सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग संरचना में हो जाता है तो फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। ठीक, फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। सबसे स्थिर संरचना वह होती है जिसमें औपचारिक आवेश न्यूनतम या शून्य हो, जैसे 0 1। यदि फॉर्मल चार्ज अधिक है तो बॉन्ड को संयोजित करेंगे, जैसे बाहरी परमाणु के एकल युग्म का उपयोग करके। ठीक, जिसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फेट दिया रहता है, सॉरी दूसरा मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें सल्फेट दिया रहता है। यहाँ पे क्या करें, यदि अणु के सभी इलेक्ट्रॉन का प्रयोग संरचना में हो गया तो फॉर्मल चार्ज का जांच करेंगे। ठीक, सबसे स्थिर संरचना वो हो जिसमें औपचारिक आवेश यानी फॉर्मल चार्ज 0 आता है। ठीक, यदि यह 1 आता है। ठीक, यदि फॉर्मल चार्ज अधिक है तो बॉन्ड को समायोजित करें, यानी फॉर्मल चार्ज अधिक है, जैसे मैं मान लिया फॉर्मल चार्ज अधिक है तो इसको क्या करेंगे, इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ठीक, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ही लगाएंगे, बॉन्ड को संयोजित करने के लिए कह रहा है। ठीक, अणु में मैं बताऊंगा, इसके वीडियो में बताया गया है। नोट में न्यूट्रल अणु न तो धनायन है और न ही ऋणायन,
का फॉर्मल चार्ज शून्य आता है, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे में जल, इसका फॉर्मल चार्ज शून्य रहता है। बॉन्ड को संयोजित करने के बाद में शून्य आना चाहिए। बॉन्ड को संयोजित करने के बाद शून्य आना चाहिए। यदि शून्य नहीं आता है तो भी लुईस स्ट्रक्चर सही होगा, लेकिन पहले संयोजित करें। 2 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड संयोजित करें, लेकिन संयोजित करने के बाद में भी अगर शून्य नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो भी सही होगा, लेकिन पहले संयोजित करके देखेंगे। ठीक, तो क्या करा है नोट, यदि किसी अणु के परमाणु का धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश होता है तो संरचना बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। सभी परमाणुओं के औपचारिक आवेशों का योग अणु या आयन के कुल आवेशों के बराबर होता है। बॉन्ड को संयोजित करने के बाद कुल आवेशों का योग बराबर आना चाहिए, तो ही लुईस स्ट्रक्चर सही होगा। यदि किसी अणु के परमाणु पर धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश होता है, जैसे में PO3 माइनस होगा दे दिया मॉलिक्यूल्स। ठीक, यदि इस आवेश होता है तो संरचना बनाने के बाद फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे, इसका फॉर्मल चार्ज से जांच करेंगे। ठीक, इन सभी परमाणु के फॉर्मल चार्ज आवेशों के योग के बराबर आना चाहिए, यानी यहाँ पे एक दिया हुआ है ऋण आयन, तो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज 1 ही आना चाहिए। ठीक, यदि +1 रहे तो फॉर्मल चार्ज +1 ही आना चाहिए किसी भी तरह। ठीक, बॉन्ड को संयोजित करने के बाद भी कुल आवेशों का योग बराबर आना चाहिए, तभी सही होगा लुईस स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब है, मान लिया कि H3O यहाँ पे प्लस दिया गया है। ठीक, इसका फॉर्मल यहाँ पे धनायन दिया गया है, धनायन दिया गया है, धनायन, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आना चाहिए, इसका +1 ही आना चाहिए, इसका +1 ही आना चाहिए, तभी जाके लुईस स्ट्रक्चर सही होगा। यहाँ पे PO3 माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज -1 ही आना चाहिए, तभी जाकर लुईस स्ट्रक्चर सही बनेगा, नहीं तो गलत बन जाएगा। ठीक, ऐसा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से आप लोग पूरा वीडियो फिर से आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा जरूर जाकर, तभी आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है ऋणावेशित अणु वाला आयन, ऋणावेशित नेगेटिव मॉलिक्यूल्स वाला आयन। यदि किसी अणु पर ऋणावेशित आयन होता है, यदि किसी अणु पर ऋणावेशित आयन होता है तो यह चार्ज केंद्रीय परमाणु पर लागू नहीं होता है, बल्कि यह एनायन कोने के परमाणु पर लागू होता है। यानी यदि किसी मॉलिक्यूल्स पर नेगेटिव चार्ज रहता है, जैसे में यहाँ पे दिया गया है NO3, यहाँ पे NO3 दिया गया है, NO2 देखते हैं, NO2 माइनस दिया गया है, तो यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया गया है, तो क्या कर रहा है, यदि किसी अणु पर नेगेटिव आयन दिया है, यहाँ पे नेगेटिव आयन दिया है, यहाँ पे नेगेटिव आयन दिया है, यहाँ पे नेगेटिव आयन दिया है, तो यह चार्ज सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होता है। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यह नाइट्रोजन पर लागू नहीं होता है, बल्कि कोने के परमाणु पर लागू होता है, यहाँ पे लागू होता है। ठीक, -1 यहाँ पे लागू होता है, या यहाँ पर लागू हो सकता है। ठीक, लेकिन सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होगा। ठीक, सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होगा। कौन कौन मॉलिक्यूल्स आएगा, यहाँ पे देखिए कौन कौन मॉलिक्यूल्स आएगा, ऑक्सो एनायन है, पर दिए गए सभी उदाहरण ऑक्सो एनायन है, यानी ऑक्सीजन के साथ आएगा मॉलिक्यूल्स, हुआ ऑक्सीजन के साथ, जैसे NO3 माइनस, NO2 माइनस, CO3 माइनस, यानी ऑक्सो एनायन आएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स आएगा। ठीक, उस जब ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल्स आएगा तो उस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर एनायन चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ कॉर्नर एटम पर लगेगा वो चार्ज। ठीक, यहाँ पर दिया गया है सभी का। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, यदि किसी अणु का ऋणावेशित आयन होता है तो यह चार्ज कुछ मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर लागू होता है, यह कॉर्नर एटम पर लागू नहीं होता है। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यानी हैलोजन के तत्व होता है, हैलोजन के तत्व, यदि हैलोजन के तत्व पर एनायन रहता है तो वह एनायन सेंट्रल एटम पर लागू होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ICl2 दिया हुआ है, तो आयोडीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन दिया हुआ है, इस सेंट्रल एटम है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, ये सब
क्या है सेंटर, ये सब है हैलोजन के तत्व होता है। यदि आप हैलोजन के तत्व नहीं जानते हैं तो हमारे पीरियोडिक टेबल का वीडियो मैं बताया हूँ, उसमें देख सकते हैं आप लोग जाके आप लोग याद भी कर सकते हैं कैसे हैलोजन के तत्व याद कर सकते हैं। बता दो कि हैलोजन के तत्व कौन कैसे याद किया जाता है। तो फिर, कल, बाहर, आई, आंटी, टीचर्स, ठीक। ऐसा याद करने का मैं मेथड बताया हूँ, ठीक। आप लोग वीडियो देख लीजिए जाकर, केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में अपलोड है, ठीक। और यदि आप वो प्लेलिस्ट को देख लेते हैं तो आप लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पहचान सकते हैं और साथ में साथ में सेंट्रल एटम भी पहचान सकते हैं और साथ में कौन सा एटम इस ब्लॉक का है, कौन सा पी ब्लॉक, कौन सा डी ब्लॉक का है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक। वो वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है क्या करें, यदि किसी मॉलिक्यूल्स का ऋणावेशित आयन होता है तो यह चार्ज कुछ मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम पर लागू हो जाता है, जो कॉर्नर एटम पर लागू नहीं होता है, ठीक। यानी हैलोजन के तत्व, जितने हैलोजन के तत्व होता है वो सभी मॉलिक्यूल्स पर सेंट्रल एटम पर लागू होता है, ठीक। इन आयन, ठीक। आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे सेंट्रल एटम आयोडीन है तो यहाँ पे हो जाएगा चार्ज -1, यहाँ पर लागू हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आप लोग आ गया, ठीक। अब देखिए क्या करा है, करा था निश्चित अणु वाला आयन। इन आयन को देख लिए आप लोग, यदि 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 मॉलिक्यूल्स पे इन आयन रहता है तो चार्ज कहाँ लगाना है, ये तो आप लोगों को देख लिए। अब धनायन को देखते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल्स पर धनावेशित आयन होता है तो यह केटायन चार्ज केंद्रीय परमाणु पर लागू होता है। यदि किसी अणु पर धनावेशित आयन होता है तो यह चार्ज कहाँ लागू होता है, यह चार्ज सेंट्रल एटम पर लागू होता है, कोने के परमाणु पर लागू नहीं होता है, ठीक। कोने के परमाणु पर लागू नहीं होता है, इसलिए ये यदि धनायन रहता है तो कोने के परमाणु पर लागू नहीं होगा, सेंट्रल एटम पर लागू हो जाएगा। यहाँ पे जिसमें NH4+ दिया हुआ है, NH, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया गया है, सेंट्रल एटम कहाँ लगेगा, पहले सॉरी, धनायन केटायन का चार्ज यहाँ पे दिया गया, केटायन का चार्ज कहाँ लगेगा, केटायन का चार्ज सेंट्रल एटम पर लागू हुआ है। सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज लग जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर लग जाएगा, ठीक। यहाँ ठीक सेंट्रल एटम पर लागू होगा, ये समझ में आ गया आप लोग। जैसे में NO2 दिया हुआ है, NO2+ दिया हुआ है तो ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक। यहाँ पे चार्ज दिया है तो ये चार्ज कहाँ लगाइएगा आप लोग, केटायन में, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम पर लगाएंगे आप, ठीक। यहाँ पे सेंट्रल एटम पर लग जाएगा, ठीक। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आप देखिए यहाँ पे यदि किसी अणु का धनावेशित आयन होता है, यदि किसी मॉलिक्यूल्स का धनावेशित आयन होता है तो यह केटायन कुछ अणु में केंद्र सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होता है बल्कि यह कोने के परमाणु पर लागू होता है। यानी यदि किसी मॉलिक्यूल्स पर केटायन चार्ज होता है तो यह केटायन कुछ मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम पर लागू नहीं होता है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स दिया गया एक्सेप्शन में वह सेंट्रल एटम कोने के परमाणु पर लागू होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणु परमाणु, ठीक। त्रिपरमाणविक ऑक्सीजन 2+, नाइट्रोजन 2+, ठीक। इस और H3O+, फिर H5O2, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे केटायन चार्ज दिया है तो ये केटायन चार्ज कोने के परमाणु पर लागू होता है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसका एग्जाम्पल देख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये कहाँ लगाइएगा, सेंट्रल एटम, तो ये लगाइएगा सेंट्रल एटम कोने के परमाणु पर। यहाँ पे कोने के परमाणु यहाँ लग सकता है और यहाँ लग सकता है, ठीक। सेंट्रल एटम पर नहीं लगेगा, ठीक। आशा करता हूँ आप लोग समझ में आया होगा, ठीक। अब यहाँ पे अब मेन रूल्स आता है, अब रूल्स आता है बनाने के रूल्स में। अगर एटम, कौन सा एटम अपने चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा 6 रख सकता है, कौन सा 4 रख सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं। करा है हाइड्रोजन अपने चारों ओर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसमें जल दिया हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये चारों तरफ अपने अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक। अपने चारों ओर, और बेरिलियम अपने चारों ओर अधिकतम 4 या 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जैसे में BeCl2 दिया हुआ है तो Be, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो ये अधिकतम अपने चारों तरफ 4 रख सकता है या 6 रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। यहाँ पे 2 को तो यहाँ पे रख लिया है, यहाँ पे 2 को यहाँ रख सकता है,
ठीक, 2 गो यहाँ पे 2 गो यहाँ रख सकता है। ठीक, तो 2 4 गो हो गया। या अब 6 कोई मॉलिक्यूल्स में ऐसा आएगा जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जिसमें यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 2 4 गो, यहाँ पे 6 2 4 2 6। ठीक, ऐसा हो सकता है। ठीक, मॉलिक्यूल्स जब बनाइएगा ना तो उसमें समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप लोग देखते रहिएगा तभी जाके वो मॉलिक्यूल समझ में आएगा। कह रहा है बोरॉन और एल्युमिनियम अपने चारों ओर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जो बोरॉन होता है और एल्युमिनियम होता है वो सब अपने चारों ओर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, अब दे रहा है पहले और दूसरे पीरियड के वर्ग 14 से 17 तक के अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी CnOF कनोप कनोप इससे जितने मॉलिक्यूल्स बनेगा वो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस सेंट्रल एटम ये अधिकतम अपने चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। कनोप अपने चारों ओर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 से कम भी रख सकता है लेकिन 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ठीक, कौन कौन होता है जैसे मैं बताता हूँ। NO2, जैसे में NO2 दिया गया है, NO2 दिया गया है, NO2 यहाँ पे NO2 दिया रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन दिया हुआ है। ये अधिकतम अपने चारों तरफ 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 2 4 2 4 को हो गया, यहाँ पे 2 रख सकता है 6, यहाँ पे 2 रख सकता है 8। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने चारों ओर नहीं रख सकता है। ठीक, जैसे या कुछ ऐसा भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 2 4 को तो ऐसा हो ही गया। ठीक, यहाँ पे चाहे बॉन्ड बनाकर चाहे लोन पेयर के रूप में, लेकिन अधिकतम 8 ही रख सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। ठीक, अब कह रहा है तीसरे पीरियड और उसके बीच उसके नीचे और पीरियड के वर्ग 15 से 18 तक के तत्वों में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। CnOF को छोड़कर जितने भी तत्व आएगा वो अधिकतम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, समझ में आ गया आप लोग। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को बनाने का नियम रूल समझा दिए आप लोग। और यदि अब ये रूल अब इस कैसे बनाएंगे आप लोग, ये मैं कल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक, कल वीडियो में अपलोड करूंगा। ठीक, ये वीडियो आप लोग पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, ताकि मॉलिक्यूल्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप वीडियो को पूरा शुरू से फिर से अंत तक देख लीजिए फिर से दोबारा, ताकि मॉलिक्यूल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ, ताकि वीडियो 25 मिनट का हो गया। ठीक, ज़्यादा हो सकता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।